चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह क्या कहलाएगा सर, तो विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया पहला। इसका अंतर देखेंगे द्विविस्थापन का। तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। ये दोनों को आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हो सकता है सर आपका प्रश्न, उपचयन एवं अपचयन के उदाहरण सहित संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सर परिभाषा बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना यानी कि कम होना। ठीक है, अब इसका विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब वो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये दोनों आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात यानी कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान रहती है तो उसे संतुलित कहते हैं, यानी कि संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। या ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं कि वैसा तत्व जिसका दाएं और बाएं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो संतुलित समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, या इस तरह के लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते समय तापमान 373 के होना चाहिए। यदि तापमान पर नियंत्रण ना रखा जाए तो जलीय कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 बन जाएगा, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण नहीं होते हैं। इसे तब क्या कहा जाएगा, तो मृत जला प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहा जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है, मिश्र धातु क्या होते हैं। सर मिश्र धातु क्या होते हैं, चलिए बताइए। इसको बता सकते हैं आप लोग, किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण की ही मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए सर, आपसे पूछा जा सकता है मिश्र धातु कौन कौन है, पीतल, बेल मेटल या टंका, स्टील, गन मेटल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बात करेंगे अधातु के भौतिक गुण लिखे। अधातु के, देखिए अधातुएं प्रायः क्या होता है, भंगुर होती है, इसलिए इनकी तारें और चादरें नहीं बनाई जा सकती है। दूसरा, इनमें ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में चमक नहीं होती है। तीसरा, ये ताप तथा उष्मा की कुचालक है, परंतु ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ठीक है, अगला देखते हैं। धातुओं की भांति अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये अधातु क्या होते हैं, वैद्युत ऋणात्मक होती है। इनका गलनांक, कथनांक तथा घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है आप लोग के बीच, खनिज और अयस्क। चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं। ये खनिज और ये अयस्क, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। और यही बात करते हैं अयस्क का, तो जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती है उन्हें हम क्या कहेंगे, तो खनिजों को अयस्क कहेंगे। ठीक है, दूसरा इसका अंतर है, अनेक खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। अब अयस्क की बात करें तो अधातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है जो धातु से निष्कर्षण में रुकावट डालती है। और अयस्क की बात करें सर, तो अयस्क में कोई भी आपतजनिक अशुद्धियाँ नहीं होती है। और 4 में देखेंगे, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण में निष्कर्षण में लिए उपयोग। और इसका बात करेंगे तो सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक और अंतर है देख लेंगे ये। ठीक है, एल्कोहल किसे कहते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं सर, 2 उदाहरण देकर समझाइए। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के सरल यौगिक होते हैं। ठीक है, किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 और उसके बाद OH हो जाएगा सर, उसके बाद AOH हो जाएगा, याद रखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, कार्बन की आवर्त सारणी की स्थिति की व्याख्या करें। तो कार्बन एक अधातु है ना, जिसका परमाणु भार 12 तथा परमाणु क्रम संख्या 6 है। इसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका कारण इसकी संयुक्ता 4 है। कार्बन को आवर्त सारणी के वर्ग 4 में रखा गया है सर। चलिए बहुत अच्छा है प्रश्न है,
याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। चलिए, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित Ca को कोमल बनाता है। यह पाइलोरी छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। ये हुआ है इसका जवाब, यानी कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन एवं दहन में अंतर बताएं। चलिए बताइए, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जबकि दहन क्या है, यहाँ पे दहन हो जाएगा, ठीक है। दहन एक अजैव रासायनिक क्रिया है। दूसरा अंतर है इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है जबकि दहन में इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा श्वसन का। इस क्रिया में निकली ऊर्जा ATP रूप में संचित रहती है जबकि इसमें क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में संचित रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, यह एक नियंत्रित ताप यानी कि नियंत्रण क्रिया है तथा कम ताप पर होती है जबकि इससे अनियमित क्रिया है उच्च ताप पर होता है। तो ये समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, धमनी एवं शिरा में दो अंतर लिखें। तो बताइए दो अंतर क्या होगा। एक तो है धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है, ठीक है। धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को यानी कि रक्त को संवहन करके उसका संवहन हृदय तक करती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं, इनमें कपाट यानी कि वाल्व नहीं होते हैं जबकि इनमें कपाट होते हैं। इनके दीवारें मोटी होती है जबकि इनके दीवारें पतली होती है, याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है जबकि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर शेष शिराएं CCC रक्त का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट इसका है, मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है जबकि मांस के अंदर कम गहराई में अधिक स्थित होती है। इसका है, रक्त का बहाव तेज और झटके से होता है जबकि इसका रक्त का बहाव धीमी चाल से होता है, याद रखेंगे। चलिए, पादप हार्मोन क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं उन्हें हम पादप करते हैं पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखेंगे तो देखिए, पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे ऑक्सिन, ठीक है, एथाइलिन या जिबेरिलिन या साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल, ये सब क्या है, तो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, परागन और निषेचन में अंतर बताएं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है सर। चलिए, परागन वह क्रिया जिसमें परागन स्त्री कैंसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागन कहलाता है, ठीक है। परागन की परिभाषा हो गया। निषेचन क्या होगा, वह क्रिया जिसमें नर युग्म और मादा युग्म मिलकर युग्म नज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है, कौन, तो परागन। जबकि निषेचन की बात करें तो ये दूसरा चरण है, निषेचन। नेक्स्ट, परागन क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागन या परपरागन। जबकि निषेचन क्रिया भी दो प्रकार की होती है लेकिन ये होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है। अगला देखते हैं, पराग कणों के हस्तांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है जबकि इस क्रिया में वाहकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, याद रखेंगे। अनेक पराग कणों का नुकसान होता है जबकि इसमें पराग कणों का नुकसान नहीं होता है। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की क्या होती है सर, आवश्यकता होती है जबकि इसमें विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया इसका। चलिए, साथ में है, इस क्रिया के पूरा हो जाने पर निषेचन क्रिया पूरी होने की आशा होती है जबकि इसमें क्या होता है, पश्चात बीजों और फल बनने की संभावना हो जाती है सर। इसमें 7 अंतर दिए गए हैं, आप वहाँ पे 5 ही लिखेंगे। 5 नंबर का अगर पूछा जाए तो जो याद होगा वो लिख देंगे। चलिए, द्विखंडन और बहुखंडन में बताइए अंतर क्या होगा। तो देखिए, द्विखंडन एक जीव से 2 जीव बने जाते हैं जबकि बहुखंडन में एक जीव से अनेक जीव यानी कि 2 से अधिक जीव बन जाते हैं। यह अनुकूलन परिस्थितियों में पूर्ण होती है जबकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, स्वपरागन और परपरागन। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, पौधे के उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं जबकि किसी दूसरे पौधे के फल से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पे बात करें दूसरा अंतर, तो परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है
जबकि परागकणों के नष्ट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है सर। यहाँ पे देखेंगे इस क्रिया से बने बीज कमजोर होते हैं, जबकि इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। इस क्रिया से नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती है, जबकि इस क्रिया से उत्पन्न होती है। चलिए उसके बाद है समजात अंग और समरूप अंग में अंतर बताएं। चलिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है, किसका? तो समजात का। जबकि इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती है। इनके कार्य समान नहीं होते हैं, जबकि इनके कार्य समान होते हैं। अब आते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं सर। यह भी प्रश्न पूछा गया है, जीवाश्म किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। जीवों के चट्टानों में परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं सर। तो प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये बता सकते हैं सर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, जबकि आभासी क्या होता है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रतीत होती है, यहाँ पे मिलती नहीं है, प्रतीत होती है, यहाँ पे मिलती है। ठीक है। ये सदा उल्टे बनते हैं, ये सदा सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है सर। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। वास्तविक को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि आभासी को पर्दे पर लिया जा सकता है। ये दर्पण के आगे बनते हैं, ये दर्पण के पीछे बनते हैं। याद रख लेंगे इसको। चलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताए सर। चलिए अंतर देखिए। उत्तल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है, जबकि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, जबकि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, जबकि इसमें प्रतिबिंब 12 छोटा दोनों होता है। ठीक है। और वस्तु के आकार की यानी कि तीनों प्रकार का बनता है। ठीक है। वस्तु के आकार का भी यहाँ तीनों लिख लेंगे। चलिए आगे उत्तल और अवतल लेंस की पहचान देख लीजिए, भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। पहचानने का तरीका है, बीच में से पतला तथा किनारे से मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हो, उत्तल लेंस हो जाएगा। अक्षर छोटे आकार के दिखाई दे, वो अवतल लेंस हो जाएगा। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनता है तथा उल्टा भी बनता है, जबकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देख लीजिए। गोलीय दर्पण किसी चमकीले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जो अंदर या बाहर से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार। तो लेंस के 2 प्रकार होता है, यानी कि उत्तल और अवतल। तो लेंस का परिभाषा देख लेंगे। एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो 2 वक्र तलों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो लेंस कहेंगे। ठीक है। अगला है नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये बताना है सर। चलिए ये भी देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है और इस समय का भी है सर। नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है। इतना ही याद रख लेंगे। चलिए आगे विद्युत धारा क्या है सर। विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखेंगे इसको। विद्युत परिपथ क्या है, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पंथ को परिपथ कहते हैं। चलिए यहाँ पे समाप्त होता है, इसको अच्छे से देख लेंगे सभी कोई।